जाऊं, मधुजा कोई द्वार न दिखे, द्वार न दिखे, मधुजा कोई द्वार न दिखे। चलो चलो बढ़िया। वेलकम यू ऑल टू अंग्रेजी पथ। आई होप आप सब लोग मस्त होंगे, चंगे होंगे, दुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम ज़बरदस्त तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। ठीक है, आज हमारा पहला कमेंट आया था, सर आप वीडियोस तो बना रहे हैं, हमें क्लासेस मिल रही हैं, पर आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं किया। हु आई एम, दैट्स अ क्रिटिकल क्वेश्चन। तो मैं बता दूं, हमारा नाम सौरभ कुमार है, ठीक है, और हम अयोध्या ज़िले के निवासी हैं। प्रेजेंट समय में हम अभ्यास इंस्टीट्यूट नाम की एक संस्था जो कि सोहावल क्षेत्र में पड़ती है, ये अयोध्या ज़िले का सब डिस्ट्रिक्ट हो जाता है, यहाँ पे मैं रन कर रहा हूँ। उसके साथ साथ ठीक आदिशक्ति श्री दुर्गा विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में मैं अंग्रेजी का अध्यापक हूँ, भाषा का अध्यापक। ठीक, फ़िलहाल इतना काफ़ी होगा आप सभी के लिए, आगे फिर कभी वीडियो में जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है, मैंने बता दिया हम हैं सौरभ कुमार और आप लोग देखना स्टार्ट कर चुके हैं अंग्रेजी पथ। ठीक, दूसरा कमेंट आया था फिर से वे क्वेश्चन कि सर आप तो बोले थे कि आपके चैनल पे फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश की क्लासेस चलेंगी, तो आप फिजिक्स क्यों पढ़ा रहे हैं? तो मेरे भाई थोड़ा सब्र रखो, आपको इंग्लिश की भी वीडियोस मिलेंगी। मैंने आपको टाइम दिया है, शेड्यूल किया है ना, 10 तारीख मतलब 10 फरवरी से आपको इंग्लिश की भी क्लासेस प्रोवाइड हो जाएंगी। थोड़ा पेशेंस रखिए। जब मैंने बोला है इंग्लिश की क्लासेस, वो भी आपको बेसिक से लेके एडवांस तक की क्लासेस आपको मिलेंगी। मैंने जब बताया था, मैं ये भी बताऊंगा कि ABCD जो आप अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं, लेटर्स, वो कैसे बने हैं, तो वो भी आफ्टर 10 डे आपको वो क्लासेस मिल जाएंगे। डन, ओके। बाकी जितने लोगों को कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम है या इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम आ रही है या अदर कोई प्रॉब्लम है इस चैप्टर से रिलेटेड या अन्य सब्जेक्ट रिलेटेड, तो वो कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ज़रूर आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ओके, सो लेट बी स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे ज़रूरी और सबसे अच्छी, सबसे प्यारी चीज़, वीडियो के नीचे एक मुक्के का ठिंगा का निशान होगा, उसको आपको दबाना है। ठीक, और उसके बाद आपने ठिंगा क्यों दबाया उसको नीचे लिख के बताना है। और ठिंगे के बगल देखना, नीचे की तरफ लाल सा बटन होगा, लिखा होगा सब्सक्राइब। तो उस पर चाचा जी फूफा जी चप्पल जूता फेंक के मारो, लेकिन सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। अंडरस्टैंड? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फालतू आगे देखते हैं। पहले हम कर लेते हैं अपना रिवीजन, जो हमने पहले टॉपिक ABC कवर कर लिया है उसका शॉर्ट रिवीजन, देन उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने टॉपिक A कवर किया था, जिसमें हमने सिंबल्स के बारे में बताया था। अल्फ़ा, बीटा, गामा, थीटा, ईटा, ठीक, पाई, फाई, टाई, ओमेगा, लैम्डा, ये सारे मैंने सिंबल्स आपको बता दिए थे। देन मैंने आपको बता दिया था डिफिनीशन ऑफ लाइट, लाइट की परिभाषा। ठीक, प्रकाश ऊर्जा का एक स्वरूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। इसका एक ही स्रोत होता है, सूर्य, बाकी तो आर्टिफिशियल हम लोग बनाते हैं। ठीक, उसका मैंने बता दिया था फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन बाबा, इन्होंने नियम दे दिया था। ठीक, न्यूटन बाबा ने पहले बताया था ये जो प्रकाश होता है, लाइट, ये किस अवस्था में चलता है? सीधी रेखा में, कण के रूप में। तो उसी के आधार पर इन्होंने कण का सिद्धांत दे दिया था। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए फिलहाल आपको। ठीक, देन हमने पढ़ लिया था डुअल नेचर ऑफ लाइट, कण का द्वैत सिद्धांत, मतलब कण का द्वैत प्रकृति क्या होती है। पहला तो न्यूटन बाबा ने ही बता दिया था अपने कि हमारा जो लाइट होता है, हमारा जो प्रकाश होता है, ये कण किरण के रूप में चलता है। दूसरा हाइगेंस ने बताया था कि जो हमारी लाइट होती है वेव फॉर्म में चलती है, मतलब तरंग के रूप में चलती है, ये हो गया। ठीक है,
उसके बाद हमने डिस्कस किया था स्पीड ऑफ लाइट, 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये। देन हमने डिस्कस किया था डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, 15,000 करोड़ किलोमीटर। आफ्टर दैट, ठीक, और सबसे बाद स्पीड ऑफ लाइट के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया था कि उसको खोजा किसने था, तो रोमर नाम का वैज्ञानिक था जिसने सबसे पहले डिस्कवर करके बताया था कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है। देन उसके बाद हमने पढ़ लिया था मटेरियल, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, मैंने इसमें आपको 3 प्रकार बताया था। ठीक, ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश आर पार हो सकता है, मतलब इस पार से उस पार क्रॉस कर सकता है, वैसे पदार्थ को पारदर्शी बोला जाता था। या वैसे मटेरियल जिनसे प्रकाश हल्का फुल्का मतलब थोड़ा बहुत ही ट्रांसफर हो सकता था, उसे पारभासी कहते थे। देन उसके बाद मैंने आपको बता दिया ऐसे पदार्थ जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता है, वैसे पदार्थों को अपारदर्शी कहते हैं। लाइक जैसे मेरा चश्मा है, ये पारदर्शी हो गए। आपके कॉपी का जो पेज होता है, वैसे नहीं सारे कॉपी के पेज अलग अलग आते हैं, लेकिन कुछ पेज ऐसे होते हैं अगर इधर से लाइट ग्लो करी जाए, मतलब लाइट ग्लो करते हैं तो इधर हल्का सा हमको शो होता है ना। तो पेजेस हमारे भी पारभासी हो सकते हैं। मैंने कल बोर्ड का एग्जाम्पल दे दिया था, ठीक है। दीवार का एग्जाम्पल आपको बताया था कि ये सब अपारदर्शी होते हैं। क्यों? क्योंकि ना तो इनसे प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आता है, ना तो हम इनके आर पार देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें कल डिस्कस हो गई थी। देन हमने टॉपिक बी कवर किया था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब कोई प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकरा के वापस आता है तो उसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। अब देखो, सपोज दैट ये कोई चिकनी सतह है, यहाँ पे प्रकाश आएगा तो आपतित किरण, जाएगा तो परावर्तित किरण, जिस पर रहता जाएगा वो अभिलंब होगा, जिस पे टकराएगा वो बिंदु होगा, उसको पीछे दर्शाते हैं, ठीक। ये तो हो गया था। दूसरा आपतित किरण, मान लो आपतित किरण है, अभिलंब हो गया, और ये परावर्तित किरण है। तो आपतित किरण और अभिलंब इन दोनों के बीच बना कोण आई से दर्शाया जाता है इसको। अभिलंब हो गया, परावर्तित किरण हो गया, इसके बीच बना कोण आर से दर्शाया जाता है। देन इसके हमने रूल्स के बारे में पढ़ लिया था। आई और आर हमेशा इक्वल होते हैं। जितने डिग्री पे हमारी किरण आएगी, किसी भी चिकने सतह से या दर्पण से टकरा के वापस रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। तो आने के दौरान बना कोण और जाने के दौरान बना कोण दोनों हमेशा इक्वल होता है। पहला पॉइंट हो गया था। दूसरा पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया था, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही बिंदु पर। डन हो गया। उसके बाद हमने टॉपिक से क्लियर किया था, दर्पण क्या होता है बता दिया था। ऐसा पदार्थ जिसके एक तरफ का लेख किया हो तो दूसरी तरफ रिफ्लेक्शन हो सकता है, नॉर्मल सा। दर्पण हमने 2 प्रकार के डिस्कस किया था, एक प्लेन मिरर, एक स्फेरिकल मिरर, मतलब गोलीय दर्पण, एक समतल दर्पण। जो घरों में आप यूज करते हैं वो समतल दर्पण होता है। डन। जो बाइक्स वगैरह में यूज होता है वो गोलीय दर्पण होता है, ठीक। कई सारे उसमें दर्पण आते हैं। तो प्लेन दर्पण के हमने रूल भी बता दिए थे। अगर कोई वस्तु दर्पण के सामने खड़ी है तो इसको अपना पूरा फोटो देखने के लिए लंबाई का आधा चाहिए होता है। अगर इसके सामने आप L स्पीड से रन करते हैं तो यहाँ से 2L आता हुआ दिखाई देगा। सॉरी, अगर आपकी लंबाई, सॉरी मैं गलत बता रहा हूँ, अगर ऐसे V वेग से रन करते हैं तो आपको 2V मिलेगा। मतलब ये सारे रूल्स कल हो चुके थे, ठीक है। देन अब हम उसके आगे क्लियर करते हैं। देखिए, टॉपिक सी के बाद हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है डी, गोलीय दर्पण। किसी भी खोखला गोला, जो कांच का खोखला गोला होता है, इसके कटे हुए भाग को इधर से भी कट कर सकते हैं, इधर से भी कट कर सकते हैं, ठीक। बस शर्त ये होगा कि कलई हमेशा बाईं तरफ किया जाता है, ठीक। ये मैंने कल बता दिया कि जब भी प्रकाश आएगा या जब भी कोई वस्तु होगी, वो दर्पण के हमेशा दाईं तरफ, प्रतिबिंब बाईं तरफ भी हो सकता है, दाईं तरफ भी हो सकता है, ठीक। ये प्रतिबिंब सॉरी जो हमारा दर्पण होता है इसके नेचर पर डिपेंड करता है, कैसा उसका नेचर है, ठीक है। अवतल है कि उत्तल है, उसके आधार पे जो हमारा है प्रतिबिंब वो डिपेंड करता है, ठीक है। मैंने क्या बताया अभी भी, किसी भी
खोखले कांच के कटे हुए, ठीक, गोले के भाग को गोलीय दर्पण कहते हैं, जो नॉर्मल होता है। इसमें सबसे पहला आ जाता है हमारा उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। मेनली दो प्रकार का होता है, ठीक है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अब यहाँ पे देखो, कांच का गोला होगा, इस पे एक तरफ कलई हम करेंगे तभी हमारे दर्पण हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो उसके अगर आर पार देख लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा पारदर्शी पदार्थ, तब यहाँ पे कोई भी प्रतिबिंब या कोई भी चित्र नहीं बनेगा। तो एक तरफ यहाँ पे कलई होना बहुत जरूरी होता है, मतलब इम्पोर्टेंट है। आप सबको पता है कि हमारा दर्पण दो प्रकार का होता है, एक में 6 इमेजेस बनती है, एक में 2 इमेजेस बनती है, ठीक है। जो हमारा अवतल दर्पण होता है, इट मीन्स जो कनकेव मिरर होता है, 6 इमेज को जनरेट करता है, ठीक, जबकि हमारा जो उत्तल दर्पण होता है, ठीक, कन्वेक्स मिरर, ये 2 इमेजेस को ही जनरेट करता है। आगे इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक। आई होप आप लोग वीडियो में बने रहेंगे, प्रॉपर जानकारी आपको मिलेगी पूरी, ठीक। दर्पण के पीछे की गई कलई AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट की होती है, जो कि कल हमने कवर कर लिया था। उसके बाद देखें, मैंने कहा था किसी भी कांच के, अब यहाँ पे दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आप लोग गोला प्रकार का यूज किए होंगे, जब उसको ऐसे रख के किसी वस्तु पे घुमाते हैं तो गोला बनता है कि नहीं बनता। तो जिस बिंदु पे ये इसकी नोक रखी होती है, स्थिर होती है, उसकी परिधि जब चारों तरफ बनती है तो इसको क्या कहा जाता है, सेंटर। ये तो गोला होता है, गोले का सेंटर कहलाता है। एज इट इज, जब कोई कांच का गोला होता है, आखिर गोला ही तो है, तो उसका भी कोई ना कोई सेंटर तो होगा ना, ठीक। वैसे ही गोलीय दर्पण के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, मतलब वक्रता केंद्र कहा जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, उसको वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। वक्रता केंद्र से इस गोलीय दर्पण तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, ठीक। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी को फोकस दूरी के नाम से जाना जाता है, फोकल लेंथ ये कहते हैं। देखो यहाँ पे लिखा भी है C इज इक्वल टू 2f, मतलब अगर हम f में यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है f हो गई, जब f को 2 बार ऐड करेंगे तो हमारा c हो जाएगा, या f को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तब भी c हमारा जनरेट हो जाता है, आराम से मिल जाता है। तो वैसे कहा गया है सेंटर, ठीक, मतलब वक्रता केंद्र। अरे सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन याद करेगा इसको, सीधी भाषा में को हमको पता है ना, कोई भी गोला जनरेट अगर हम बनाते हैं गोला प्रकार से तो इसका एक सेंटर होता है, ठीक, इसको केंद्र कहा जाता है। तो अभी सेंटर को, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्यों घुमा रहे हैं, माथा क्यों खराब कर रहे हैं अपना, सीधे सीधे सेंटर को कहानी खत्म। अपने घर की फिजिक्स पढ़ो, जो हमें समझ में आता है हम वो पढ़ेंगे, किताब के अकॉर्डिंग हमेशा पढ़ेंगे, ठीक है, समझो। ये हो गया हमारा सेंटर, गोले के केंद्र को सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, ठीक है। उसके बाद सेंटर के आधी दूरी को क्या कहा जाता है, इट मीन जो हमारी त्रिज्या होती है, त्रिज्या का आधा क्या हो गया, फोकल लेंथ, फोकस दूरी, ठीक है। और ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष, ये सेंटर फोकस, ठीक, से होकर जाने वाली रेखा को पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष कहा जाता है। है समझ में, इतने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं, इतना समझ गए। अभी मैंने बता दिया ना, जो सेंटर होता है ये हमारी फोकस दूरी के 2 गुना के बराबर होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को r त्रिज्या से दर्शाया जाता है, ठीक। 1 सेकेंड, देखो तो मैंने क्या बताया, इसको सेंटर को, सेंटर से लेके त्रिज्या तक की दूरी को, मतलब दर्पण की दूरी को, मैं क्या बोल रहा हूँ, सेंटर से लेके परिधि तक की दूरी को, ये जो हमारा दर्पण है इसकी दूरी को क्या कहा जाता है, त्रिज्या। तो चाहे सेंटर कह लो
चाहे आर कह लो, दोनों बात इक्वल है। यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता हूँ सी इज इक्वल टू आर, नॉर्मल है, जस्ट नॉर्मल। तो मैं कह सकता हूँ आर जो होता है ये एफ के 2 गुना के बराबर होता है, ठीक है। अब मैं अगर बोलूंगा एफ क्या है, फोकस दूरी क्या होता है, तो वक्रता त्रिज्या के आधे दूरी के बराबर को हमारा फोकस दूरी कहा जाता है। मतलब जब हमारी जो त्रिज्या है सेंटर तक की, जब इसमें हम 2 से डिवाइड कर देंगे, आधा कर देंगे इसको, तब इसको फोकस दूरी कहा जाता है, ठीक। आई होप आप सभी को इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नॉर्मल सा है। देखो ज़्यादा घुमाने वाली बात नहीं, समझो। सपोज दैट मान लेते हैं हाथ जो है ये जब मिरर फॉर्म में है, ये हाथ क्या है, जस्ट मिरर फॉर्म में है, दिमाग लगाओ। इसको मैं ऐसे होल्ड कर लूँ अगर, तो कहीं ना कहीं ऐसा आ रहा है ना जहाँ पे मेरे ये जो गोला ऐसे बनेगा इसका सेंटर होगा, ठीक है। उस सेंटर को क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। इसी दूरी को मैं आधा कर दूँ, यहाँ पे ले आऊँ मान लेते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, फोकल लेंथ, फोकस दूरी। सेंटर और फोकस दूरी से मिलाते मिलाते जो हुए जो रेखा जाती है उसको क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष, ठीक है। ये हो गया दर्पण, ठीक है। दर्पण मान लेते हैं, दर्पण है तो नहीं लेकिन मान लेते हैं, दर्पण हो गया, ठीक। ये हमारे मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पे सेंटर, यहाँ पे फोकस, जहाँ पे रेखा मिलेगी उसको क्या कहेंगे, पी, ठीक है। इतने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। उसको पी से दर्शाया जाता है, पोल अर्थात ध्रुव। अब दिमाग लगाओ, गोलीय दर्पण हमारा 2 प्रकार का होता है। मैंने कल आपको बताया था गोलीय दर्पण 2 प्रकार का, उठा हुआ तल उत्तल, उठा हुआ तल उत्तल। जैसे अगर ये तल उठा है ऐसे मैं रख दूं तो ये उत्तल है, एक याद हो गया तो अवतल तो याद ही हो जाएगा अब ना। उठे हुए तल को उत्तल बोला जाता है और जो तल हमारा धंसा हुआ है उसे अवतल, उत्तल अवतल, उत्तल अवतल, ठीक है। अच्छा एक दिमाग लगाओ, मैं इधर ही उत्तल क्यों नहीं बोल रहा हूं, ठीक। अगर मैं इधर उत्तल बोल दूंगा इट मीन्स हो क्या क्या कि इधर कलई हुई है, और मैंने अभी आपको बताया जब भी प्रकाश आएगा दर्पण में, वो तो प्रकृति में देखो नॉर्मल लाइफ में अलग है, लेकिन जब बुक में हम पढ़ते हैं तो उसमें कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जब भी प्रकाश आता है तो हमेशा दाहिने तरफ से आता है, इसलिए इसको मैं ऐसे करके बोल रहा हूँ। इधर कलई हो जाएगा तब घुमाएंगे तो ये हो जाएगा, दाहिने तरफ ही उठा हुआ है ना। अब देखो अगर मैं इसको उत्तल कहूँ तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि प्रकाश इधर से आएगा और इधर अगर कलई किया होगा तो सेट नहीं हो सकता, तो कलई इधर होगा ना तब तो हमारा प्रकाश परावर्तन होगा, ठीक है। इसलिए मैं इसको घुमा ले रहा हूँ, ठीक है। इतने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। दर्पण कितने प्रकार का, 2, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उठा हुआ तल उत्तल, धंसा हुआ तल अवतल, ठीक। ये हो गया आपका टॉपिक डी। टॉपिक डी में कोई प्रॉब्लम आई थिंक आपको नहीं हुई होगी। अब हम कवर करते हैं टॉपिक ई को। ई आपको वो ध्यान से समझना है, ठीक है। यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चंस पुटअप होंगे, डन। यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं। ये समझ में आ गया, ए बी सी डी आप लोगों को आई हो अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। टॉपिक ई देखते हैं ये क्या कहते हैं। इसमें देखो 1 2 3 और 4, चौथी रेखा हमारी ये है, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे आपको 4 रोल मिलेंगे, 4 रोल मान लेते हैं, मान कर लेते हैं ये दर्पण है जो पीछे से कलई किया होता है। मैं आपसे क्वेश्चन अभी पुट करूँ, आप लोग बिना चीटिंग किए जहाँ पे बैठे हैं वहां सही आंसर करेंगे। दर्पण के पीछे की हुई कलई किस पदार्थ की होती है, दर्पण के पीछे की हुई कलई किस पदार्थ की, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। अब अगर आपने मुझसे पहले आंसर कर लिया है तो आप पढ़ रहे हैं और आप आंसर नहीं कर पाए हैं तो पढ़ने का ढोंग मत कीजिए, सीरियस पढ़ाई कीजिए, ठीक है। नहीं तो जो आप सपना देख रहे हैं मैं एग्ज़ाम क्रैक करके रैंक ले लूँगा, वो आपके बस की बात नहीं होगी, ठीक है। छोटी छोटी बातें ध्यान रखिए।
पहले देखो पहला रूल क्या कहता है, ये देखो सेंटर और फोकस से मिलाती हुई जो रेखा जाएगी इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे कि नहीं, कहा जाएगा। ठीक है, इसको मुख्य अक्ष। अब देखो मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई रेखा, ये रेखा मान लेते हैं। अभी इन सबको थोड़ा आप लोग नजरअंदाज करेंगे, जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ उस पर ध्यान देना, बाकी रेखाएं तो बहुत यहाँ पे ड्रॉ की हुई हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई जो रेखा है वो दर्पण से टकराने के बाद जब उसका परावर्तन होता है तो वह हमेशा मुख्य अक्ष से ही जाती है, सॉरी मतलब फोकस से ही होती है। ठीक है, देखो जो यहाँ पर रेखा हमारी गई हुई है, यहाँ इमेज हो, यहाँ इमेज हो, यहाँ इमेज हो, यहाँ इमेज हो, चाहे जहाँ इमेज हो, अगर हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर में कोई भी किरण आ रही है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह हमेशा फोकस से ही निकलेगी। ठीक है, ये किरण जो होती है आपकी ये फिक्स होती है। जब भी आप आगे मैं आपको ये 6 रूल्स बताऊंगा कैसे कैसे, जब किरण आरेख में बताऊंगा तो एक किरण आपकी फिक्स है अभी से, जो इसके समांतर आएगा फोकस से होके जाएगा। ठीक, पहला रूल ये हो गया। पहला रूल क्या हो गया, आप लोग ऐसे कॉपी में लिखना नहीं, यहाँ पे मैंने बोर्ड पे लिखा नहीं है, लेकिन जब भी आप बैठ के वीडियो देख रहे हैं पेन और नोटबुक साथ में लेके बैठिए, जो यहाँ पे नहीं लिखा है उसे आप लिखते चलेंगे। ठीक, पहला रूल क्या हो गया कि प्रिंसिपल एक्सिस मतलब मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई रेखा दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। ये पहली रेखा हो गई और ये पहला नियम हो गया। अच्छा ठीक है, इसी को उल्टा कर दो, समांतर आया तो फोकस से गया, ठीक है, फोकस से आएगा तो समांतर जाएगा। दूसरी रेखा देखो, इसको मैं रिमूव कर दे रहा हूँ यहाँ से, इसको मैं अगर रिमूव कर दूँ, देखो ये हो गई एक रेखा रिमूव। दूसरी रेखा देखो कहाँ से जा रही है। दूसरी रेखा, जब कोई रेखा फोकस से होकर आती है तो दर्पण से टकराने के बाद जब उसका परावर्तन होता है, ठीक है, तो वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यहाँ पे देखो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, ये अपना मुख्य अक्ष है प्रिंसिपल एक्सिस। जब कोई भी रेखा मुख्य फोकस से होकर आती है दर्पण से टकराने के मतलब परावर्तन के पश्चात वह प्रिंसिपल एक्सिस मतलब मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक, दूसरा नियम हो गया, इसलिए को मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। 2 रूल आप लोग यहाँ के सीख चुके हैं गोलीय दर्पण के। अब ये किसी स्पेशल दर्पण का मैं नियम नहीं बता रहा हूँ, ये गोलीय दर्पण का नियम है, ना तो उत्तल का है ना तो अवतल का है। ठीक, हालांकि मेनली हमारा इस अवतल में ही यूज होगा, लेकिन कुछ कुछ रूल्स आपके उत्तल में भी जाएंगे, इसलिए पूरा डिपेंडेंसी इस पे नहीं है, थोड़ा बहुत इसमें भी आता है। 2 नियम समझ लिए, पहला क्या, पहला क्या होता है देखो समांतर, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर आएगी तो फोकस से होकर जाएगी, फोकस से होकर आएगा तो समांतर होकर जाएगा। 2 नियम आपके फाइनल। दूसरा देखो, दूसरा क्या कह रहा है, सॉरी तीसरी रेखा, जब कोई भी रेखा सेंटर से आती है मतलब केंद्र से, केंद्र मतलब समझे, सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र से जब कोई भी रेखा एंट्री करती है तो दर्पण से टकराने के बाद वह पुनः उसी मार्ग में लौट जाती है। तीसरा नियम हो गया। ठीक है, जब कोई भी रेखा डायरेक्ट सेंटर से आएगी दर्पण से जब टकराएगा तो पुनः उसी मार्ग में वापस, ठीक, वो जरा सा भी टर्न नहीं होगा। ये हो गया हमारा तीसरा नियम, तीसरी रेखा का रूल। अंत में क्या कह रहा है, ठीक, ये जो हमारा पोल है मतलब ध्रुव, ये तो मैंने पहले ही बता दिया है। जब रेखा पोल से टकराती है, जिस कोण से टकराती है उसी कोण से वापस भी जाती है, मतलब
आई और आर हमेशा समांतर होगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। ये हो गया हमारा चौथा रूल। ठीक है, आई होप इतने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आई होगी। आगे देखते हैं। तो ये हो गया हमारा टॉपिक डी एंड टॉपिक ई कंप्लीट। अब हम चलते हैं टॉपिक एफ की तरफ, अवतल दर्पण। टॉपिक डी में कोई प्रॉब्लम हो या टॉपिक ई में कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन कमेंट। ठीक, आई ट्राई टू रिसॉल्व एवरी क्वेरी ठीक दैट यू फेस्ड इन माय वीडियो। आपको अगर कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इन सारे टॉपिक्स में, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी बात, ये लाल वाला बटन है, उसको फूफा जी, चाचा जी, ताऊ जी सब फेंक के मारो, लेकिन सब्सक्राइब करके जाओ। ठीक है, और हाँ, ठिंगे का बटन दबाना मत भूलना। आगे देखो, टॉपिक एफ हमारा हो गया ये वाला अवतल दर्पण। इससे तो दो ही बनता है, मैंने बताया ना, इससे टोटल 2 इमेज और इससे 6 इमेज। तो पहले बड़े वाले कवर कर लेते हैं, इसको बाद में देख लेंगे। डन। ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। इससे बनती हैं टोटल 6 इमेजेस। ठीक है, 6 इमेज कहाँ कहाँ बनती है, कैसे कैसे बनती है, आप लोग ध्यान से देखिए। जो सेंटर और फोकस से होती हुई रेखा जा रही है, इस रेखा का नाम क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। ठीक है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब वक्रता केंद्र, और ये हो गई हमारी फोकस दूरी। ठीक है, फोकस समझ लिए। अब देखो, ये 6 इमेजेस जनरेट कैसे करता है। सपोज दैट क्या, ये हमारा अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण जो अंदर से धंसा हुआ है, बाहर से उठा हुआ है, मतलब उठी की तरफ पेंट मारा हुआ है, और अंदर की तरफ प्लेन है, मतलब चमकदार सतह है। देखो इस इमेज कैसे जनरेट कर रहा है। अगर इस अवतल दर्पण के सामने कोई भी इमेज अनंत पे है, ठीक, अगर अनंत से कोई किरण आती है, दिमाग लग, मैंने अभी अभी ऊपर बताया था, जब कोई किरण प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात हमेशा फोकस से होकर जाती है। दैट्स अ रूल। अब देखो, यदि कोई भी इमेज दर्पण से अनंत पे है, अनंत मतलब हो गया कि दिख नहीं रहा है, नॉर्मल मान लेते हैं, अनंत कुछ भी हो सकता है, समझो, जहां तक दिख रहा है, ठीक ना, देखा अनंत छोड़ देते हैं। ये हो गया हमारा अनंत पे कोई है। जब यहाँ से किरण जाएगी तो दर्पण से टकराएगा तो हमेशा फोकस से होकर जाएगा, ये सिंपल है। अर्थात जब वस्तु अनंत पे होती है तो उसका इमेज हमेशा फोकस पे। ठीक है, अनंत और सेंटर के बीच में जब इमेज आ जाती है, ठीक, तो इसका फोटो फोकस और सेंटर के बीच में। डायरेक्ट जब सेंटर पे सेट हो जाता है तो फोटो आपका सेंटर पे बन जाएगा। अब अगर सेंटर और फोकस के बीच में आपका फोटो शिफ्ट हो रहा है, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो शिफ्ट हो रहा है, तो अब आपका इमेज इधर आएगा, इनफाइनाइट, ठीक, एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, यहाँ पे। देन अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है, मतलब बिंब, वो फोकस पे है, तो आपकी इमेज जो होगी वो अनंत पे। ठीक, आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। जैसे एग्जांपल आप स्वयं को ले लो। स्वयं को कैसे लेना है, देखो, सिर जो है इसको मान लेना है सेंटर। दिमाग लगाओ, 1 2 3 4 5 पोजीशन से छठवीं। देखो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है फोकस के आगे सेट हो जाता है तो इसकी इमेज दर्पण के पीछे। अच्छा, जब बुक में लिखा होगा इमेज दर्पण के पीछे बनेगी, तो आप उसमें हमेशा याद रखेंगे कि दर्पण के अंदर बन रही है। ठीक है, दर्पण के कहाँ बन रही है, अंदर। अच्छा, 5 पॉइंट है, आप अपने बॉडी को लेके चलेंगे। देखो, आपकी बॉडी भी ऐसे हाथ कीजिए, ऐसे हाथ कीजिए, ठीक है, एक जगह से फोल्ड हुआ, दूसरा फोल्ड हुआ, तीसरा ये हो गया सिर आपका,
चौथा और पांचवा फोल्ड। समझ में आ गया? देखो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि अनंत होगा, यहाँ पे ये वाली इमेज अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो फिंगर्स है मेरी मान लेता हूँ कि इनफाइनाइट है, ठीक है। ये कोहनी मतलब जो है मेरी यहाँ पे मान लेता हूँ सेंटर और इसके बीच में हो गया, ठीक है। इसको मैंने सेंटर ले लिया है। फिर से वही इधर का फोकस और फोकस में ये जो आपका पोल हो गया। अब दिमाग लगाओ, अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है मेरे फिंगर्स पे है, मतलब अनंत पे है, कहाँ पे है? अनंत पे, तो इमेज कहाँ पे आएगी? अरे भाई ऐसे करके देखो, एक इमेज यहाँ बैठा, एक इमेज यहाँ बैठा, ठीक, और तीसरा वाला मुंडी पे, ठीक है। यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ जाएगी? अरे ये हो गया, और यहाँ के बाद ये हो गया, तो इमेज हमारी शायद यहाँ पे शिफ्ट होगा, ठीक है, उंगलियों पे। उसके बाद अगर यहाँ से यहाँ आता है तो इमेज यहाँ, ठीक, डायरेक्ट सिर के ऊपर आता है, सिर के ऊपर इमेज बनेगी। इधर आता है तो इमेज, अगर इधर ऑब्जेक्ट तो आपकी इमेज इधर, और यहाँ पे तो यहाँ पे। दिमाग लगाओ, ऐसे सोच लो, ऑब्जेक्ट यहाँ, इमेज यहाँ, ऑब्जेक्ट यहाँ, इमेज यहाँ, ऑब्जेक्ट सेंटर पे, इमेज भी सेंटर पे, ऑब्जेक्ट फोकस पे, इमेज यहाँ पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच में तो आपकी इमेज यहाँ, और अगर ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे तो आपका इमेज भी सेंटर पे। डन, ये हो गया आपका कंप्लीट। आगे का टॉपिक हम लोग कल कवर करेंगे। हालांकि ये समझ लेते हैं, मैंने अभी बताया ना, अगर आपकी इमेज ऑब्जेक्ट जो है अनंत पे है तो आपका फोकस, आपका जो इमेज होगा हमेशा फोकस पे आएगा, पहली चीज। इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सेंटर के बीच में अगर आपकी इमेज सेट होती है, सॉरी इमेज नहीं ऑब्जेक्ट, तो आपका इमेज यहाँ पे सेंटर एंड फोकस के बीच में। अगर डायरेक्ट सेंटर पे ही आपका बिंब है, मतलब ऑब्जेक्ट है, तो इसका इमेज भी सेंटर पे ही बनेगा, ठीक है। सेंटर और फोकस के बीच में अगर आपका ऑब्जेक्ट हो गया तो आपका इमेज इधर ट्रांसफर होता जाएगा, फोकस पे है तो अनंत पे। अब दिमाग लगाना है, इधर तो बढ़ते रहेंगे, आपका जो ऑब्जेक्ट है समान हाइट का रहेगा, लेकिन जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे ऑब्जेक्ट की साइज जो है वो बढ़ती जाएगी, ठीक, बड़ा होता जाएगा। अब देखो, जब भी इमेज आपकी फोकस पे बनेगी वेरी स्मॉल, बहुत छोटा, ठीक, बहुत ही छोटा। अब सेंटर और फोकस के बीच में अगर आपकी इमेज जनरेट हो रही है तो छोटा से थोड़ा बड़ा, मतलब स्मॉल साइज का। डायरेक्ट सेंटर पे हमारा बन रहा है तो जितना आपका इमेज होगा, सपोज दैट 7 फीट की ऑब्जेक्ट, जितना आपका ऑब्जेक्ट होगा उतना आपका इमेज। सपोज दैट अगर 7 फीट का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो 7 फीट की आपकी इमेज भी बनेगी सेंटर पे अगर है तो। अब अगर सेंटर और फोकस के बीच में आपका ऑब्जेक्ट रन करता है तो आपकी इमेज जो है सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में रन कर जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो इमेज का साइज है वो प्लस मतलब बढ़ जाएगा। और अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो आपकी इमेज इनफाइनाइट पे होगी और बहुत ज़्यादा बड़ी होगी। एक से यहाँ पे एक्सेप्शन मतलब कंडीशन आ जाती है, अगर कोई वस्तु फोकस के आगे है तो इसका जो इमेज होगा दर्पण के अंदर, मतलब दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, जाते जाते एक बात, सब्सक्राइब ठेंगा, और ठेंगा क्यों दिखा है इसको बता के जाइएगा। डन, बाय।